नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स का चैप्टर लगातार बढ़ रहा है। आज हम उसमें जानेंगे रीडिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल्स क्या होती हैं, उसके पॉइंट्स क्या होते हैं, किस किस तरह की रीडिंग स्किल्स होती हैं और उसे हम और इफेक्टिव और बेटर कैसे कर सकते हैं, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। रीडिंग स्किल्स का मतलब हम समझने का प्रयास करते हैं। रीडिंग स्किल्स यानी हम जो कुछ भी पढ़ सकते हैं। कम्युनिकेशन मैंने बताया था पिछली क्लासेस में, कई तरह से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। हम बोल के कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लिख के कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इशारों से या बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसी में लिखना या पढ़ना, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है रीडिंग स्किल्स, राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा। तो रीडिंग स्किल्स जो मैंने लिखा हुआ है, ये जो मैंने लिखा है वो आप पढ़ पा रहे हैं। आगे जो भी मैं इसको बताता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा, आप उसे समझते जाएंगे। तो आप समझ कैसे रहे, मैं बोल भी रहा हूं लेकिन साथ में आप पढ़ भी पा रहे हैं। क्योंकि हम सभी लोग में, मैंने बताया था, कम्युनिकेशन कॉमन या कम्युन शब्द से बना, जिसका मतलब होता है कॉमन होना। अब इसमें हमारे पास कॉमन क्या है, हम लोग यानी हम और आप श्रोता सब एक भाषा के साथ हम कंफर्टेबल हैं। हम एक भाषा जानते हैं, फिलहाल हम उसमें इंग्लिश माध्यम का इस्तेमाल कर रहे हैं लिखने में। तो जिस भाषा में हम कंफर्टेबल है, जो भाषा हमारे में और आपके बीच में कॉमन है, उसमें हम अगर लिख पा रहे हैं और आप उस भाषा को पढ़ना भी जानते हो, उस सांकेतिक व्यवस्था को आप समझ पा रहे हैं, तो उसे रीडिंग स्किल के अंदर समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। रीडिंग स्किल का आसान शब्दों में, क्योंकि हमारे पास कई बार डेफिनेशन देनी पड़ती है, तो आसान शब्दों में रीडिंग स्किल्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। रीडिंग स्किल्स यानी पढ़ने की क्षमता या पढ़ने की क्षमताएं, योग्यताएं, वो स्किल्स जो आपको पढ़ने में बाकियों से बेहतर बना सकती हैं। क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो कम्युनिकेशन स्किल्स है। बाकियों से बेहतर आपकी क्षमताएं डेवलप करना, आपकी योग्यताओं को और आगे बढ़ाना कम्युनिकेशन स्किल्स चैप्टर का उद्देश्य होता है। ठीक इस तरह से रीडिंग स्किल्स में हमारा उद्देश्य है कि आप पढ़ने में, पठन पाठन में बाकियों से, आपके साथियों से या जो इस चैप्टर को नहीं पढ़ पा रहे हैं उनसे संभवतः थोड़ा सा आगे निकल सकें, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। तो उसके लिए हम रीडिंग स्किल पे जाएंगे। अब रीडिंग स्किल्स का मतलब क्या होता है, जो भी भाषा हम लिख रहे हैं आप उस भाषा को पढ़ पा रहे हैं, लगभग इतना सा ही। जो हमने लिखा आपने पढ़ लिया। अब कई बार एक आध लाइन लिखी, कुछ वर्ड्स लिखे, आपके लिए पढ़ना जाहिराना तौर पर थोड़ा सा आसान होता है। लेकिन जब हम बात करें, हमारे को लंबे लंबे पैरास पढ़ने होते हैं, कई चैप्टर्स पढ़ने होते हैं, इनफैक्ट कई किताबें खत्म करनी होती हैं, तब हमारे को एक दो वर्ड्स पढ़ने वाले स्किल से काम नहीं चलेगा। आप जानते हैं दूसरी तीसरी क्लास में बच्चा लगभग पढ़ना शुरू कर देता है और फिफ्थ या सिक्स क्लास तक वो ठीक ठाक पढ़ने लग जाता है। लेकिन ये रीडिंग स्किल्स जहां हम बात होती है कि आपको लंबे लंबे लेंथी चैप्टर्स पढ़ने भी हैं, समझने भी हैं और आगे आके उनको याद भी रखना है, उसमें से अपना सही तत्व निकालना है जो आपके काम का टॉपिक साबित हो सकता है। तो उसके लिए हमारे को रीडिंग स्किल्स की कुछ टेक्निक्स हमारे को जरूरत पड़ सकती हैं। तो रीडिंग स्किल्स टेक्निक्स क्या है, किस तरह से हमारे फायदेमंद हो सकती हैं, उसमें हम चर्चा करेंगे। रीडिंग स्किल्स में देखिए कुछ चीजें आपकी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकती हैं। पहला उसमें रहेगा वोकैबुलरी या शब्दावली। वोकैबुलरी यानी शब्दावली, जो भी भाषा में अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं, अगर आपने वो शब्द पहले भी पढ़ा हुआ है या आपने शब्द भी पढ़ा है, आप उसका मायने भी अच्छे से निकाल सकते हैं। कई बार कुछ शब्दों के मीनिंग अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग तरह के बदल जाते हैं, तर्ज हो जाते हैं। तो यदि आप शब्दावली को अच्छे से समझते हैं, जिस भाषा में आप अपना टेक्स्ट पढ़ रहे हैं उस भाषा में आप सभी तरह की शब्दावलियों से परिचित हैं, तो आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। कई बार एक एग्जांपल के तौर पर कहा जाता है ना कि अगर आप द हिंदू का एडिटोरियल पेज आप आराम से पढ़ पा रहे हैं, यानी आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। ऐसे कुछ साहित्यिक परिशिष्ट कुछ किताबें हैं, जैसे कि कुछ किताबें आईएएस में अगर आपको सिलेबस मिल जाएंगी, अगर आप उन्हें हिंदी में प्रॉपर आराम से पढ़ पा रहे हैं, यानी आपकी हिंदी बहुत अच्छी, आपकी समृद्ध हिंदी हो चुकी है। तो क्यों? क्योंकि आपकी वोकैबुलरी यानी आपकी शब्दावली काफी समृद्ध है। तो वोकैबुलरी कहां से आती है? देखिए, अगर आप रीडिंग में मान लीजिए आप इंग्लिश में कुछ टेक्स्ट पढ़ना चाह रहे हैं, तो अगेन हमारे को हर एक शब्द के मीनिंग और उसके उस अर्थ हम कहां किस किस तरह से प्रयोग करने हो सकते हैं, वो सब आपको आराम से समझ में आना चाहिए। तो शब्दावली का हम प्रयोग कहां कर सकते हैं? आपने कोई लंबा सा टेक्स्ट पढ़ा, उसके जितने भी कठिन शब्द आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आपने द हिंदू का एग्जांपल लेते हैं, अगर आप उसका एडिटोरियल या संपादकीय पेज पढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है बहुत सारे शब्द में आप अटक रहे हैं, या आप किसी ऐसे लेखक को पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप खुद शेक्सपियर को पढ़ रहे हैं, तो आपकी जो शब्दावली है, आपकी जो वोकैबुलरी है, उसमें बहुत सारे नए वर्ड्स ऐड ऑन होते जाएंगे। लेकिन आपने बस एक बार पढ़ा और उसका मीनिंग का लगभग अंदाजा लगा लिया और आप आगे बढ़ गए, तो शायद आप वहीं अपने साथ कुछ चूक गए। तो इसमें आप बेहतर क्या कर सकते हैं, आपको जो भी शब्द कठिन लगा आपने उसका मीनिंग निकाला, डिक्शनरी में, गूगल पे, ट्रांसलेटर में, कहीं भी आपने उसका मायने निकाले, उसका शब्द में वाक्य में प्रयोग करके देखा
और उस शब्द को और उसके अर्थ को और उसके वाक्य प्रयोग को आपने अपने निजी नोट्स के लिए, अपनी छोटी सी डायरेक्शन पॉकेट डिक्शनरी के लिए आपने संजो कर रख लिया। तो ये जो आपकी जो छोटी सी पॉकेट डिक्शनरी तैयार होती जाएगी, कुछ टाइम बाद आपके लिए बहुत ज्यादा समृद्ध शब्दावली का इस्तेमाल करने के योग्य हो जाएगी। यानी आप अपनी शब्दावली खुद बढ़ाते जा रहे हैं। और अगर आप रोजाना के कम से कम 10 शब्द नए सीख रहे हैं, जब तक आपको 10 शब्द नहीं मिले तब तक आप पढ़ते रहे कोई और उसका मीनिंग निकालते रहे, तो बहुत ही थोड़े दिनों में, मान लेते हैं 1 महीने के अंदर आपकी शब्दावली काफी समृद्ध हो जाएगी। और वाकई में उसके बाद कोई भी इंग्लिश का आर्टिकल पढ़ने, सुनने, समझने में आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो वोकैबुलरी हमारे रीडिंग स्किल्स को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है। दूसरा वर्ड क्या रहेगा? फ्लुएंसी। रीडिंग का मतलब, फ्लुएंसी का मतलब क्या होगा कि जब हम कुछ पढ़ रहे हैं हम कहीं भी अटक नहीं रहे हैं। एक होता है ना बहुत लंबा चौड़ा, अगर आपके सामने पैसेज लिखा हुआ है और आप बिना अटके, बिना झिझके से सारा का सारा पढ़ गए, उसका मीनिंग सारे निकलते चले गए, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? क्योंकि हमको स्किल्स डेवलप करनी है। तो अगर आप रोजाना कम से कम 2-3 पेज ऐसे पढ़ने शुरू कर दें, पूरी रफ्तार के साथ पढ़ें, जिसमें सारे मीनिंग, सारे मायने आपको आराम से समझ में आ रहे हैं, जब आप उस क्षमता तक पहुंच सकते हैं। और कई बार होता है मीनिंग बिटवीन दी लाइंस, यानी कि यहां भी एक लाइन लिखी हुई है और यहां भी लाइन लिखी हुई है, लेकिन दोनों के बीच में भी कुछ अर्थ निकल सकता है, तो हम बोलते हैं रीडिंग बिटवीन दी लाइंस। मीनिंग बिटवीन दी लाइंस का शाब्दिक अर्थ क्या होगा कि कुछ बातें कही नहीं जाती, उनके बीच में छुपी हुई होती हैं। तो जो शब्दों के बीच में निहित अर्थ होते हैं, यदि आप उनको भी समझ पा रहे हैं, खासतौर पर जब आप कुछ कठिन शब्दावलियों को पढ़ेंगे या कुछ ऐसे लेखकों को पढ़ेंगे, जैसे एक उदाहरण के तौर पे गाले को अगर आप पढ़ते हैं तो कहते हैं कि उनका एक बार में पढ़ने में समझ में ही नहीं आता है, होती है एक ही भाषा है, लेकिन जब आप उसका मीनिंग 2-3 बार पढ़ेंगे तब आपको उसका छुपा हुआ या दार्शनिक अर्थ, जो फिलोसफिकल उसका मीनिंग है, वो आप बाद में समझ पाते हैं। तो ये मीनिंग हमारे को बाद में तब समझ में आता है जब 2-3 बार पढ़ते हैं, उसका मजमून, उसका जो मायने है वो बाद में समझ में आते हैं। तो जब हम फ्लुएंसी के साथ किसी शब्दावली को पढ़ रहे हैं, किसी लेख को पढ़ रहे हैं, आर्टिकल, किताब, नॉवल पढ़ रहे हैं, और पढ़ने के साथ साथ हम उसके बीच का मीनिंग भी निकाल पा रहे हैं कि अच्छा लेखक कहने का, जब आपने देखा है ना बचपन में भावार्थ के साथ आता कि लेखक कहना क्या चाहता था, तो जब आप उस लेखक के कथन तक पहुंचने लग जाएंगे और वो भी फ्लुएंसी के साथ, तो हम मान सकते हैं कि हम पढ़ने की क्षमता में फ्लुएंट होते चले जाते हैं। तो हम अपनी फ्लुएंसी को कैसे बढ़ा सकते हैं? अगेन आपको प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट इज द ओनली फॉर्मूला। In this chapter as well, you will have to read a long, lengthy lessons, chapters, books again and again on daily basis before sleeping, whenever you are comfortable. इस प्रैक्टिस को जब आप जारी रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो आप ज्यादा फ्लुएंट होते चले जाएंगे, तब आपकी पढ़ने की क्षमताएं और ज्यादा विकसित होती चली जाएंगी। एक पार्ट इसमें है सेंटेंस कंसंट्रेशन, यानी कि जब हम सेंटेंस पे ध्यान दे रहे हैं, अब पूरा सेंटेंस, जैसे छोटे से बच्चों के लिए ज्यादा काम की चीज रहेगी, तो जब हम पहले एक एक शब्द का मीनिंग निकालते हैं, जैसे कि सपोज करो आपने एक एप्पल या बॉल या ऐसे कोई शब्द सुना, तो आप फोनेटिकली उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करते हो और अपने दिमाग में उसकी संरचना भी बना लेते हैं। अगर मैं इस समय आपको बॉटल कहूं तो आपके दिमाग में लंबी सी बॉटल का जिक्र आ जाएगा, जहन में उसका तस्वीर आ जाएगी। तो जब हम इस तस्वीरों के साथ साथ पूरे सेंटेंस का फॉर्मेशन करना शुरू कर देते हैं, समझना शुरू कर देते हैं, उसका चित्र, उसकी पूरी कल्पना हमारे दिमाग में बननी शुरू हो जाती है, तो हम उस सेंटेंस को आराम से समझ पाते हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए ये चीज हमारे काफी काम की भी होती है। तो इसी तरह से जब हम जो भी शब्द पढ़ें, अगर हम उसका मीनिंग आराम से निकाल सकते हैं, तो हम सेंटेंस को फॉर्मेशन तक पहुंच सकते हैं। तो छोटे बच्चों के लिए या बड़े में भी कई बार ऐसा होता है कि हम शुरुआती क्लासेस में पास होते चले जाते हैं, अपनी बेसिक समस्याओं को हम नहीं समझ पाते। हो सकता है कुछ छात्र गणित में बहुत अच्छा कर रहे हो, प्रदर्शन अच्छा करते हो, लेकिन जहां लंबे सेंटेंस आते हैं, कुछ बड़ा पैसेज आता है, तब उनको अटकनी या इस तरह की अक्षमताओं का पता चलता है। तो ये जो कुछ समस्याएं होती हैं, जो में आमतौर पर पता भी नहीं चलता है, संभवतः बहुत ज्यादा दिक्कत भी नहीं आती है, लेकिन जब हमारे को कंपटीशंस की तैयारी करनी है, ये शौक के लिए अगर हमारे को पढ़ना शुरू करना है, तो हमारे को इन समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। इन समस्याओं का समाधान क्या होगा? एक बार फिर प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, यानी कि आपको एक बार फिर से प्रैक्टिस का सहारा लेना पड़ेगा, आपको बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, और मेरी सलाह है कि आप कुछ ऐसा पढ़िए जो आपके पसंद का भी हो, ताकि आप उसमें बोरियत महसूस ना करें। क्योंकि होता है कि जब हम अपनी पसंद का पढ़ते हैं तो हमारी कोई रुचि खुद ही कायम हो जाती है, और उस रुचि को शांत करने के लिए हम और ज्यादा पढ़ते हैं। जब आप बोझिल से नहीं, मन से पढ़ते हैं, तो आप ज्यादा बेहतर करते हैं। यही फॉर्मूला हम इसमें भी अपनाएंगे। आपको जो भी पार्टिकल, जो भी चीज पसंद हो, आप उसे रोजाना पढ़ना शुरू करें, संभवतः आपके बहुत मददगार रहेगा। रीजनिंग एंड बैकग्राउंड। रीजनिंग एंड बैकग्राउंड का मतलब कुछ चीजों का हमारे को मायने निकालने पड़ते हैं और कुछ
ऐसी पहेलियां होती है जैसे अगर हम कहें कि ए के फादर की बेटी का, इस तरह के जो रीजनिंग वाले प्रॉब्लम्स होते हैं, जब हम इसका मीनिंग निकालने लगते हैं, आपको पता है लॉजिकल रीजनिंग अपने आप में ठीक ठाक बड़ा चैप्टर है, आईएएस के सिलेबस में भी और बाकी एग्जाम्स में भी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यानी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्नों का आपको सामना करना पड़ता है। अगेन आपका जो सक्सेस का फॉर्मूला है रीडिंग में ही छुपा हुआ है। हमेशा कहा जाता है कि जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है तो हबड़ा तबड़ी में उसे सॉल्व करने की जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। आप पहले आराम से पढ़िए, एक एक पेज को पढ़िए, उसके मायने समझिए। खासतौर पर रीजनिंग के क्वेश्चन या ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको लगता है कि शायद अगर आप इसके मीनिंग आराम से समझ लें तो आपके लिए ज्यादा आसानी हो सकती है, तो उसको आप पहले आराम से पढ़िए, उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करिए, समझिए, और बाद में जब आप उसके मीनिंग के लगभग थोड़ा बहुत पहुंच सकते हैं तब उसके जो अगेन जो रिलेशनशिप या जो क्वेश्चन की फिगर आपकी, उसको आप ड्रॉ करके भी निकाल सकते हैं आंसर। कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ड्रॉ करने का स्पेशल पैटर्न होता है, सर्कल्स होते हैं, बॉक्सेस होते हैं, बहुत सारी चीजें उसमें सहायक हो सकती हैं। अगर आप वो टेक्निक्स नहीं भी जानते हैं लेकिन आप क्वेश्चन को आराम से 3-4 बार पढ़ेंगे तो प्रश्न का उत्तर प्रश्न में ही छिपा होता है। आपको उस उत्तर तक पहुंचने के लिए प्रश्न को 3-4 बार आराम से पढ़ना पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं करनी और फटाफट से उत्तर तक पहुंचने की शीघ्रता बिल्कुल खतरनाक हो सकती है। तो उसे 2-3 बार पढ़ेंगे और उसके बाद यदि जरूरत पड़े तो उसका डायग्राम, ग्राफ, ग्राफिकल, क्यूब सब कुछ आप बनाएंगे। अंततः उम्मीद है कि आप उत्तर तक भी पहुंच जाएंगे। तो जो रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं ये हमारे को इसी तरह से हेल्पफुल हो जाते हैं। जब आप रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए कुछ पढ़ रहे हैं तो अगेन वहां आपका सक्सेस फॉर्मूला क्या रहेगा, क्वेश्चन को धीरे से आराम से पढ़िए, समझने का प्रयास करिए, उत्तर का सिरा निकालने का प्रयास करिए, और जब आंसर उसमें से झलकना शुरू हो जाए तब आप डायग्राम का भी इस्तेमाल कर लीजिए, इसमें कोई समस्या नहीं है। जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन है। एक और हमारे पास पढ़ने का तरीका उसमें समाधान होता है बैकग्राउंड। जो टॉपिक या जो पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं अगर हम उसका बैकग्राउंड से वाकिफ हैं, हमें पता है उसका बैकग्राउंड क्या था, तो आप उस उत्तर को आराम से समझ पाएंगे। यदि हम इतिहास का एग्जाम्पल लेते हैं और हम 1857 की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि उस समय क्या चल रहा था, गदर चल रहा था। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों ने पहली बार सशक्त आंदोलन किया था। तो जब हम इसका थोड़ा बहुत बैकग्राउंड जानते होंगे और तब हम उससे रिलेटेड कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो हम ज्यादा आसानी से समझ पाते हैं। अगर आप अपने किताब का कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं और आप उसके आंसर को या फिर उससे रिलेटेड आर्टिकल आप कई सारे पढ़ चुके होते हैं तो आप संबंधित टेक्स्ट सामग्री को भी आराम से पढ़ सकते हैं, उस तक ज्यादा आसानी से पहुंच सकते हैं। ठीक इस तरह से बैकग्राउंड्स किसी भी टॉपिक को पढ़ने समझने के लिए आसान होता है। एक एग्जांपल देते हैं, यशपाल जी एक बहुत महान लेखक रहे हैं जिनकी किताब का नाम है दिव्या। अगर आप इस किताब को पढ़ना शुरू करें, हिंदी के पाठकों से मेरा खास तौर पर अनुरोध है, जब आप इस किताब को पढ़ना शुरू करेंगे तो पहले ही पेज पे आपको ऐसे बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे जो आपको मीनिंग्स आपको समझ नहीं आ रहे होंगे, लेकिन जब आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो ये आपको बैकग्राउंड तैयार कर देगा उस काल के लिए जिस समय मौर्य काल के आसपास ही माना जाता है कि मौर्य काल के संदर्भ में ये नॉवल लिखा गया है, किताब लिखी गई है। तो जब आप इस किताब को पढ़ना शुरू करेंगे तो उस काल के बैकग्राउंड में क्या चल रहा था वो भी आपको ज्ञान समृद्ध होता चलाएगा। या यदि आपने मौर्य काल के बारे में काफी कुछ पहले से पढ़ा हुआ है तो इस नॉवल को समझना आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा आसान हो जाएगा। ये उदाहरण था। तो ऐसे जो टेक्स्ट या जो किताब का बैकग्राउंड आपको क्लियर होता है, यदि आप मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो मेडिकल साइंस के अगर आपकी बैकग्राउंड अच्छी खासी है तो उसकी मुश्किल किताबें पढ़ना आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। तो इसी तरह से जो भी बैकग्राउंड जिस भी विषय की किताब आप पढ़ना चाह रहे हैं, अगर आप उसका बैकग्राउंड समझते हैं पहले से तो वो पाठन, वो किताब आपके लिए ज्यादा सरल हो जाती है। और अगर आपके लिए सब कुछ बेसिकली एक साथ शुरू कर रहे हैं तो फिर आप बाकी विषयों के लिए बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं, तब भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो आप बहुत सारे अन्य विषयों के लिए अपना बैकग्राउंड तैयार करते जा रहे हैं। तो जो भी आपका बैकग्राउंड है वो आपके लिए रीडिंग के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वर्किंग अटेंशन एंड मेमोरी। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। वर्किंग अटेंशन एंड मेमोरी का मतलब क्या होता है? कई बार आपने ध्यान दिया होगा, अगर आप नींद में या सोते समय कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आप चाह के भी एक ही पहरे को कई कई बार पढ़ते हैं लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं कि उस समय आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, आपकी आंखों की आईसाइट खराब हो गई है। दरअसल उस समय हमारी वर्किंग मेमोरी, हमारी अटेंशन उस जगह फोकस नहीं है। तो जब हम चाहते हैं कि हम जो पढ़े वो आराम से याद भी रख सकें, कम से कम समझ तो सकें,
तो उसके लिए हमारे को वर्किंग मेमोरी और अटेंशन की हमारे को जरूरत पड़ेगी। अभी अटेंशन या वर्किंग मेमोरी हमारे पास कहाँ से आ सकती है? वर्किंग अटेंशन के लिए अगेन अगर आपको नींद आ रही है तो उस समय तो ना पढ़े, या फिर ऐसा साहित्य पढ़े जो आपके आगे भविष्य में काम आने वाला नहीं है। जब आप अपने पाठ्य पुस्तकें या कुछ ऐसा पढ़ने जा रहे हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, तब आपको वर्किंग अटेंशन पे ध्यान देना होगा। अगर आप चाहें तो जो भी आप कॉफी ले सकते हैं, मुंह धो सकते हैं, पानी पी सकते हैं, या फिर उस समय पढ़े जब आपको नींद नहीं आ रही हो। कहते हैं ना सुबह सुबह भोर के समय यदि आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आप ज्यादा अच्छा पढ़ भी पाएंगे, उससे ज्यादा बेहतरीन से याद भी रख पाएंगे। तो ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि आपकी वर्किंग अटेंशन बिल्कुल एक्टिव है, उस समय आप बिल्कुल अटेंटिव हैं, आप बिल्कुल जागे हुए हैं और रात भर की नींद पूरी हो चुकी है। इस समय आप जो भी पढ़ना चाहेंगे आपको कंठस्थ आराम से हो जाएगा। बल्कि क्लासेस में बताया जाता है कि सुबह सुबह यदि पहाड़े याद करने तो सुबह सुबह का समय उसके लिए विद्यार्थी के लिए सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि इसमें हमारी वर्किंग अटेंशन और मेमोरी सबसे ज्यादा शार्प होती है, बेहद सटीक होती है। तो इसीलिए जब आपको कुछ ऐसा पढ़ना है जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है तो उस समय ऐसा समय चुनिए जब आपको नींद बिल्कुल नहीं आ रही हो। यदि नींद बहुत ज्यादा आ रही है, एग्जाम सर पर है, आपके पास उस समय का विकल्प चुनने की स्थिति नहीं है, तो फिर आप हो सके तो कॉफी पीना, चाय पीना या जो भी चीज आपको सूट करती है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको रात भर जाकर पढ़ाई करनी है। फिर भी अगर सलाह ये रहती है कि आप रात के समय, एग्जाम में तो बात दूसरी है, वरना रात के समय पढ़ने के लिए वो पाठ्य ना चुने जो आपके एग्जाम में या फिर आगे भविष्य में काम आ सकता है। रात का साहित्य दूसरा होता है जिसमें खुद ही रुचि आनी शुरू हो जाती है। जब आप खुद रुचि वाला साहित्य पढ़ेंगे तो नींद आपकी वैसे भी उड़ जाएगी। लेकिन जब आपको याद करनी, कुछ फिगर्स रटनी है, कुछ बहुत सारा डाटा याद करना है, तो ऐसा समय चुनिए जिससे में आपकी वर्किंग अटेंशन और मेमोरी सबसे ज्यादा शार्प हो, आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल कंडीशन में हो। एक होता है नॉलेज। नॉलेज यानी वो ज्ञान जो आपको कुछ भी पढ़ने में सहायता करेगा। तो अब नॉलेज हम कैसे गेन कर सकते हैं? एक बार फिर प्रैक्टिस और बहुत सारा मटेरियल आपको कंज्यूम करना होगा। उसे आप कैसे कैसे ले सकते हैं कि जो जो नॉलेज आपको नॉलेज के बेस लगते हैं वो आप चैनल भी देख सकते हैं, आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, लाइब्रेरी को तो अपना दोस्त बना लीजिए। जब आपके पास ठीक ठाक ज्ञान भंडार होगा, इसे हम एक भाषा में, एक आसान से लाइन में कैसे समझ सकते हैं, जो कुछ भी पृथ्वी के ऊपर है, जो कुछ भी पृथ्वी के नीचे है, आपको सभी का ज्ञान होना चाहिए। ऐसा माना था आईएएस के सिलेबस के लिए। ठीक इसी तरह से आपका नॉलेज का विज्ञान जब आप बहुत ज्यादा बढ़ाते चले जाएंगे तो आपके लिए कुछ भी नया नहीं रहेगा। जो भी आप पढ़ेंगे आप आराम से समझ पाएंगे, गो थ्रू कर पाएंगे। द एनी कंटेंट यू आर गोइंग थ्रू विल बी इजियर फॉर यू जस्ट बिकॉज यू आर हैविंग ए बिग नॉलेज बकेट, राइट। तो जस्ट एनरिच योर नॉलेज बकेट ऑन डेली बेसिस, रीड समथिंग विच इज गोइंग टू बी यूजफुल। और एक हमेशा एक बात कही जाती है कि अपने समय के महान लेखकों को पढ़ना चाहिए। जो भी आपको लगता है, शेक्सपियर, रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद या जो भी आप जिसको महान लेखक मानते हो, अगर आप उनको पढ़ते हैं तो कहते हैं कि आप उस समय के सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों से बातचीत कर रहे हैं। तो जब आप ज्यादा लोगों से बातचीत कर सकते हैं, उन लोगों के विचारों को समझ सकते हैं, उस समय की देश काल परिस्थिति से आप परिचय कर सकते हैं, तो आपका नॉलेज बेस, आपका ज्ञान सब कुछ बहुत समृद्ध होता चला जाता है। इसलिए प्रयास करें कि ज्यादा ज्यादा ज्ञान अर्जित करें। जब आपका नॉलेज बेस ठीक ठाक होगा तो हम ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएंगे, तब हमारे पास पढ़ने के ऑप्शन ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे। अब इसमें पार्ट आता है कि रीडिंग कैसे कैसे की जा सकती है, रीडिंग की क्या क्या टेक्नोलॉजीज होती हैं। एक पार्ट इसमें होता है स्किमिंग। स्किमिंग का मतलब होता है छोटा करना, या फिर जैसे कहते हैं कि दूध में से अगर हम छाछ में से हमने मक्खन निकाल लिया तो उसके बाद स्किम्ड मिल्क बचता है, तो जो हम बिल्कुल साफ तत्व निकाल लेते हैं उसको हम स्किमिंग कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे अगर आपने एक टर्म सुना सेंट्रल आइडिया लेना, तो आपने बहुत सारा पूरा पेज भर के बहुत सारा आर्टिकल आपने पढ़ा, आपको सारा का आर्टिकल द से लेकर फुल स्टॉप तक याद करने की आवश्यकता तो नहीं है। व्हाट यू एग्जैक्टली नीड इज कि आपने उसका स्किम्ड पार्ट निकाल लिया, छाछ में से आपने मक्खन निकाल लिया। तो आप कैसे करते हैं कि जब आप सेंट्रल आइडिया तक पहुंच जाते हैं, जो मैंने कहा था ना कि जब आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, तो लेखक क्या कहना चाहता है या उसमें क्या मूल तत्व है। अगर आपने देखा हो कि अगर उन किताबों में हाईलाइट करते चले जाते हैं, जो आपको लगा आपने इसको हाईलाइट कर लिया, इसको अंडरलाइन कर लिया, ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे को पता है कि सिर्फ यही पार्ट हमारे को ठीक से याद रखना है, बाकी इसका मीनिंग तुम समझते ही हैं। तो ये जो स्किम्ड पार्ट होता है रीडिंग में, अगर आपको इंपॉर्टेंट करना है, अपने नोट्स तैयार करने हैं, अपना ठीक से पढ़ना है, तो आप अंडरलाइन या मार्क करते चले जाएं। नेक्स्ट टाइम जब आप रिवीजन करोगे तो आपको खाली अंडरलाइन वाला पार्ट ही याद करना होगा। तो इस तरह से जब आप पढ़े तो आप स्किम्ड पार्ट याद कर सके। यानी अगर आपने एक पेज पढ़ा है और मैं कहूँ कि 3 शब्दों में, 5 शब्दों में, 4 लाइनों में आप वो सारा कंटेक्स्ट लिख दें,
तो हम उसे स्किम्ड कहते हैं। जैसे कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में एक ही खबर होती है जिसे हम सबसे पहले शीर्षक में या हेडिंग में पढ़ते हैं। लगभग 5 से 7 शब्दों में आपका शीर्षक खत्म हो जाता है। फिर हमारे पास और टाइम है तो अब हम उसके 2 सब हेडिंग्स भी पढ़ लेते हैं, 3 कैरिकेचर भी देख लेते हैं, फोटो भी देख लेते हैं, फोटो का फोटो परिचय, फोटो कैप्शन भी हम देख लेते हैं। हमारे को लगभग सारी खबर का आइडिया मिल गया। अब उसी खबर को हम पूरा इंट्रो यानी 150 वर्ड में दोबारा लिखते हैं, दोबारा पढ़ पाते हैं। तो आपको वही खबर जो आपने 5 से 7 शब्दों में पूरी पढ़ी थी, 2 सब हेडलाइन में पढ़ चुके हैं, अब हम उसका पूरा इंट्रो पढ़ रहे हैं। अब भी अगर आपको लग रहा है और जरूरत है तो फिर आप पूरी खबर की बॉडी, फिर टेल, फिर वर्जन, मतलब पूरी खबर को पढ़ते चले जाते हैं। तो ये स्किम्ड पार्ट क्या था उसका, हेडिंग, सब हेडिंग, या बहुत हुआ था इंट्रोडक्शन। तो खबर का जो पहला पैरा होता है वो इंट्रो होता है, ये उसका स्किम्ड पार्ट होता है पूरे खबर का, पूरे बोलो आपका ये पूरा मैटर क्या है, मामला क्या है, उसे समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसका स्किम्ड पार्ट सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो लगभग सभी किताबों में यदि आप चैप्टर पढ़ने के बाद उसका स्किम्ड पार्ट निकाल सकते हैं तो उसे हम स्किमिंग कहते हैं। और ये रीडिंग की टेक्नोलॉजी होती है, फिर एक रीडिंग की स्किल होती है, एक गुणवत्ता होती है। तो जब आप रीडिंग कर रहे हैं तो अगर आप स्किमिंग करना जानते हैं, आप फटाफट से पढ़ के उसका अपने लिए इंपॉर्टेंट पार्ट आराम से निकाल पा रहे हैं, तो फिर आप स्किमिंग अच्छे से करना जानते हैं, मुबारक हो। दूसरा आपका रीडिंग का पार्ट करेगा स्कैनिंग। स्कैनिंग का मतलब आप शायद जानते होंगे, आपने कई बार कुछ पेपर स्कैन किए होते हैं। वो रीडिंग की एक अलग स्किल होती है, रीडिंग की एक अलग स्किल होती है। रीडिंग की इस स्किल में क्या करते हैं, हम पूरा का पूरा स्कैन करते हैं, अगेन द से लेके फुल स्टॉप तक जो भी डेफिनेशंस हैं। आमतौर पर परिभाषाओं के लिए अगर हम किसी को कोट अनकोट कर रहे हैं तो उसके जो वक्तव्य है, शेर या जो गीत, जो भी कुछ हम कोट करना चाह रहे हैं, वो सब स्कैनिंग में आता है। उसमें जैसे स्किमिंग में आपने खाली अपने मतलब की बात निकाल ली, स्कैनिंग में आपको ये अलाउड नहीं है। स्कैनिंग में जो भी पूरा का पूरा पैरा है, अगर यहां से लेके हम यहां तक सारा ले रहे हैं तो आपका पूरा का पूरा जो कुछ भी लिखा है सारा का सारा याद करना होगा, पढ़ना होगा। कुछ लोगों की क्षमताएं ऐसी भी होती हैं। तो ये रीडिंग की एक और आर्ट है, रीडिंग का एक और स्टाइल है, रीडिंग की गुणवत्ता है, क्वालिटी आपके अंदर। तो अगर आप इस क्वालिटी को डेवलप कर लेते हैं तो बहुत सारी चीजों को हूबहू याद करने में आपको काफी आसानी होगी। तो अगेन स्कैनिंग रीडिंग का एक तरीका होता है, स्किमिंग रीडिंग का एक तरीका होता है। स्किमिंग का मतलब कि आपने सिर्फ अपने मतलब का भावांश या भावार्थ उसमें से निकाल लिया, आपका पैरा तैयार हो गया। स्कैनिंग में आपको शुरू से लेकर आखिर तक का सारा पार्ट पढ़ना होगा। एक रीडिंग की पार्ट होता है इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग का मतलब क्या होगा, जब हम किसी चीज को डूब के पढ़ते हैं उसे हम इंटेंसिव रीडिंग का नाम देते हैं। इंटेंसिव रीडिंग में क्या आएगा, जैसे कि आप किसी नॉवल में होते हैं, जब आप सचमुच में कुछ और चरित्रों को, कुछ और पार्ट्स को भी अपने जीवन में जी रहे होते हैं, आप कुछ पढ़ रहे हैं और पढ़ने के साथ साथ आपको लगता है कि आप व्यावहारिक जीवन में एक पार्ट जी रहे हैं और उसके कैरेक्टर के साथ और जी रहे हैं, आप दूसरी लाइफ साथ साथ जी रहे हैं। अगर आप कोई नॉवल राइटिंग के शौक रखते हैं तो एक लेवल के बाद इंटेंसिव रीडिंग की श्रेणी में भी आ जाते हैं। तो इंटेंसिव रीडिंग जब हम आते हैं, ये रीडिंग का एक पार्ट है। आमतौर पे लेखकीय कौशल में ज्यादा काउंट किया जाएगा कि लेखक ने इतने मनोरंजक तरीके से आपका आर्टिकल लिखा हुआ है या आपका लेख या कहानी लिखी हुई है कि आप उसको बिल्कुल डूब के पढ़ना चाह रहे हैं। आमतौर पर पाठ्य पुस्तकों के साथ नहीं होता है, ऑब्वियस रीजंस, वी कैन नॉट हेल्प इट। तो इंटेंसिव रीडिंग एक और पार्ट होता है जिसमें बिल्कुल डूब कर पढ़ते हैं, डूब के गहरे की दरिया की गहराई को समझते हैं, उसे हम इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं। तो ये भी एक कंज्यूमिंग पार्ट है, रीडिंग का एक और तरीका है। ऐसे ही होगा एक्सटेंसिव रीडिंग। जब इंटेंसिव है तो एक्सटेंसिव रीडिंग है। अगर आप लोग ऊपर का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। तो एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होगा, जैसे कि इंटेंसिव में हम बिल्कुल डूब के पढ़ रहे हैं, हम बिल्कुल घुल मिल गए हैं उस लेखक के साथ, ठीक इस तरह से एक्सटेंसिव रीडिंग में हम लगभग बिल्कुल किनारे किनारे से, हमने खाली देखा लेखक क्या कहना चाह रहा है, हम एक साक्षी भाव से जब कुछ पढ़ते हैं, जब हम खाली देख रहे हैं कि यहाँ क्या क्या हो रहा है, हम उसे बिल्कुल अपने आप को कनेक्ट करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, अगर हम सशक्त हैं। तो ये भी एक रीडिंग का एक और तरीका होता है, गुण होता है। या आप किसी कुछ कठोर लोग कुछ भी पढ़ते हैं उसको समझ तो लेते हैं लेकिन उससे अपने आप को कनेक्ट करना नहीं चाहते। तो ये भी रीडिंग का एक पार्ट होता है जिसमें हम उस खाली पार्ट को पढ़ते हैं, उसे याद करते हैं और उतनी देर के लिए याद करते हैं जितनी देर हम आमतौर पर उसके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या क्या हमारे पास ऐसी समस्या, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है।
अब हम बात करेंगे कि हम आमतौर पे क्या क्या समस्याएं हमारे सामने आती हैं रीडिंग में। तो रीडिंग में हमारे पास क्या क्या समस्या आ सकती है, बहुत सारी चीजों में हमारे पास कुछ समस्या आ सकती हैं। आप कुछ पढ़ ना पा रहे हैं, जैसे मैंने बताया था, कई समस्याएं ऐसी होती है, कुछ हालात ऐसे होते हैं जैसे कि आपका दिमाग इस समय जागृत नहीं है। कई बार हम नींद में होते हैं या फिर हम किसी और मनोस्थिति में होते हैं, यदि हम भावुक रूप से बहुत ज्यादा परेशान है तो संभवतः हमारे सामने जो बिल्कुल बेसिक सी लाइन है, कई बार अगर आपने देखा होगा एयरपोर्ट वगैरह पे जब व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं तो बिल्कुल एग्जिट या एंटर, ये जो बिल्कुल मूलभूत शब्द हैं, ये भी हम नहीं समझ पाते हैं क्योंकि इसमें पढ़ने की कंडीशन में नहीं रहते हैं। तो इस समस्या का बोलेंगे डिकोडिंग प्रॉब्लम। डिकोडिंग प्रॉब्लम का मतलब होता है जो हम पढ़ पा रहे हैं हम उसका मतलब तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। देखिए, जब हम कम्युनिकेशन की थ्योरीज को आपको पढ़ाएंगे, आपने शायद थोड़ा बहुत देखा भी होगा, तो कम्युनिकेशन की थ्योरीज में रीडिंग एक मैसेज को सेंड करता है। अगर मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूं तो पहले अपने मन में कुछ सोचूंगा, उसके बाद मैं देखूंगा कौन सा मीडियम बेस्ट रहेगा आप तक वो मैसेज कन्वे करने के लिए। मैंने लिखा है, मैं आपको बोल के बता रहा हूं, मैं उसको पूरा चित्र आपको दिखाऊं, मतलब कौन सा मैसेज सर्वोत्तम रहेगा। उसके बाद उस मैसेज को मैं इनकोड करना हूं, यानी उसको कोड डेवलप भाषा में, जैसे अपनी भाषा में लपेट के आप तक मैसेज पहुंचा रहा हूं। जब श्रोता या पाठक उस मैसेज को पढ़ता या सुनता है तो उसको अपनी भाषा के अकॉर्डिंग, अपनी भाषा के अनुरूप, अपने शब्दावली, अपने ज्ञान के अनुरूप उसे समझने का प्रयास करता है। तो समझने वाला पार्ट है, इसे हम डिकोडिंग कहते हैं। तो आप इसे हिंदी में आराम समझ पाएंगे। समझने को यानी समझने वाले पार्ट को हम डिकोडिंग कहते हैं और डिकोडिंग प्रॉब्लम यानी समझने में समस्या। तो ये जो डिकोडिंग प्रॉब्लम होती है ये छात्रों को कभी कभी आती है। जैसे यदि आप लोगों ने पिक्चर देखी होगी तारे जमीन की, आमिर खान की एक मूवी थी, तो उसमें जो छात्र था उसे डिस्लेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, दो प्रॉब्लम उसमें काउंटर की गई थी। कई बार छात्र जो पढ़ पा रहे हैं ये स्पेलिंग या फिर कुछ मैथी कैलकुलेशन, उसे डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअल में लिखा क्या हुआ है और हम उस तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये वाली जो प्रॉब्लम होती है इसे हम डिकोडिंग प्रॉब्लम या समझने में समस्या कह सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम का अगेन, जैसे कि अगर आपने फिल्म देखी तो उसमें एक बहुत अच्छा समाधान दिखाया गया था कि उसमें थोड़ा धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ उस पेशेंट्स को आराम से समझाना पड़ेगा, उसको एक वर्ड का मीनिंग, जो वर्ड पढ़ पा रहे हैं उस वर्ड की एक इमेज क्रिएट करना, फिर उस इमेज तक पहुंचना, मतलब ये थोड़ा सा लेंदी पार्ट हो जाता है जो हम लोगों के लिए थोड़ा सा ज्यादा आसान होता है। तो अगर कुछ लोगों को डिकोडिंग की प्रॉब्लम है, अगेन यू विल हैव टू go through lots of practice, repeat it again and again, and then hopefully over a period of time you will be able to discuss and touch the basic problem on the concept. तो इस समस्या के लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस वाले मार्क्स से, थोड़ा सा तैयारी वाले मार्क्स से जाना होगा और अंततः समस्या के मूल जड़ तत्व तक पहुंचना होगा, जिसके लिए हम डिकोडिंग प्रॉब्लम का आमतौर पर सॉल्व कर सकते हैं। तो पढ़ने में एक तरह की समस्या आती है। कई बार एक समस्या होती है पुअर कॉम्प्रिहेंशन। पुअर कॉम्प्रिहेंशन का मतलब आप पढ़ तो पा रहे हैं और आप उनको समझ में आ गया, लेकिन आप समझा नहीं पा रहे हैं। जो भी कुछ आपने पढ़ा है आप उसके तत्व को आगे फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं। जो पार्ट आपने याद किया है, पढ़ा है, आपने अच्छे से पढ़ लिया है, लेकिन आप उसके तत्व को आगे फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। सबसे पहले समस्या को समझते हैं। समस्या ये कि मैं जानता हूं कि मेरे को कितना सारा बताना है, मैं इस पूरे ब्लैक बोर्ड के बराबर जानता हूं, लेकिन मैं सही शब्दों का चयन नहीं कर पा रहा हूं, अपने विचारों को तारतम्य में नहीं ला पा रहा हूं जिससे कि मैं आप तक वो बात समझा सकूं। तो समस्या यह है। अब समाधान क्या हो सकता है? पुअर कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के लिए एक बार फिर हमारे को थोड़ा चैनल पे जाना पड़ेगा। आप इसको भी बार बार लिखिए। यदि आपको लगता है कि आप जनता के सामने, हो सकता है आप घबरा रहे हो, कॉन्फिडेंस आप में नहीं हो या फिर आप सतर्क नहीं हो पा रहे हो, तो आप शीशे के सामने, मिरर के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ओवर ए पीरियड टाइम जब आपको लगेगा नहीं, अब कैमरे जो शीशे के सामने व्यक्ति है, या आप रिकॉर्डिंग करके भी कर सकते हैं, जब शीशे के सामने अपने आप के रिफ्लेक्शन को देखते हुए अपनी सारी बात आराम से कह पाएंगे, समझा पाएंगे, तो हम इस पुअर कॉम्प्रिहेंशन को भी सॉल्व कर देंगे कि जो भी आपके विचार है उनको इकट्ठा करना शुरू करेंगे, विचारों को एक तारतम्य में, एक सीक्वेंस में लिखेंगे, और फिर जो हमारा मूल है, जो हमारा रीडिंग बिटवीन दी लाइंस वाला पार्ट था, उसको हम आगे तक फॉरवर्ड कर पाएंगे। तो जो कुछ भी हमने पढ़ा था, कई बार आपने कुछ पढ़ा और
अभी जो आप पढ़ रहे हो, मैं कहूँ जो आपने पढ़ा है साथ साथ मुझे समझा दीजिए क्या लिखा है, और आप उसको नहीं समझा पा रहे तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप पहले शीशे के सामने प्रैक्टिस करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, अपने विचारों को एक जगह एकत्रित करेंगे। अब बेस्ट पार्ट सुनेंगे कि इसको कैसे समझाया जा सकता है। एक समस्या इसमें और आती है, कई लोग एक साथ इतना कुछ जानते हैं, खासकर पे आईएएस के स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा समस्या रहती है कि वो एक टॉपिक को इतना ज्यादा गंभीर रूप में पढ़ चुके होते हैं कि वो इतने छोटे पैरे में कैसे समेट पाए। उन्हें लगता है ये वाला पार्ट रह गया, ये वाला पार्ट, तो जिसे हम इसे बोलेंगे ड्राफ्टिंग। तो जैसे हम कोई आर्टिकल लिखते हैं तो पहले उसको ड्राफ्टिंग करते हैं, ऐसे कुछ बोलने से पहले भी हम ड्राफ्टिंग कर सकते हैं कि सबसे पहले ये वाला पॉइंट बोलना है, इस पे 2-3 लाइनों में समेट देना है, फिर ये वाला लाइन और फिर ये वाला लाइन। यानी जिस टॉपिक को हम समझाना चाह रहे हैं, जो पार्ट हमारा है, हम पढ़ गए हैं, समझ गए, उसको पहले हम अपने दिमाग में ड्राफ्ट करेंगे और उसके बाद उसको आगे ले आ सकते हैं। तीसरी हमारे पास समस्या क्या आती है? स्पीड। स्पीड यानी कि जो हम पढ़ते हैं, कुछ बच्चों को पढ़ने की रफ्तार में समस्या होती है। सपोज करो आप सारा लिख रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 1 मिनट पढ़ के बताइए, तो आप खाली ये और यहाँ तक ही पहुंच पाए, नीचे वाले और यहाँ तक आप नहीं पहुंच पाए। वो क्यों नहीं पहुंच पा रहे? आपकी पढ़ने की रफ्तार उतनी सजग नहीं है। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। अगेन ये पढ़ने की 2 अलग अलग मेजर प्रॉब्लम्स में से है। आप ऐसा भी सकते हैं आपने सब कुछ पढ़ा और साथ साथ भूल भी गए, या फिर आप जो कुछ आपने पढ़ा आपको सब कुछ याद है लेकिन आपकी रफ्तार कम है। तो 2 अलग अलग समस्या है, दोनों को सॉर्ट करने का तरीका एक बार फिर हमें प्रैक्टिस वाले मार्ग से ही जाना होगा। आप बार बार अभ्यास करेंगे। इसका सबसे शानदार तरीका होता है कि यदि आप समाचार चैनल देखते होंगे तो उसमें कई सारी खबरें आती होंगी, आप उनको लगातार पढ़ने का प्रयास करिए, या फिर कुछ भी ऐसा टेक्स्ट जिसे आप लगातार रन मोड पे लगा दें। जैसे वर्डपैड फाइल पे आपने देखा होगा कि फाइल ऊपर जाने लगती है, तो आप बार बार उसे इसी रफ्तार से पढ़ने का प्रयास करें, दिमाग में इमेज बनाना शुरू करें और उसे रफ्तार के साथ पढ़ने का प्रयास करें। आप टारगेट सेट कर सकते हैं कि आपको एक पेज 1 मिनट में, 1.5 मिनट में, 2 मिनट में या 30 सेकंड में पूरा पढ़ना है, और इसको जब आप बार बार अभ्यास करना पड़ेंगे तो स्पीड वाली प्रॉब्लम को हम कुछ लेवल तक सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये समस्या जो आती है इसको एक बार फिर हम अभ्यास के जरिए सुलझा सकते हैं। स्पीड बहुत बेसिक समस्या है। बहुत लोगों को जिनका पढ़ने का, यदि किसकी स्पीड अच्छी है और वो काफी समय तक नहीं पढ़ पा रहे हैं, पढ़ने के काम से थोड़ा दूर हो गए हैं, तो जब दोबारा पढ़ना शुरू करेंगे तो उनको भी स्पीड की प्रॉब्लम सामने आ सकती है। कारण बिल्कुल साफ है कि उनका अभ्यास छूट गया है। तो एक बार फिर से अभ्यास से ही इसका समाधान निकाला जा सकता है। तो जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, दोबारा से लक्ष्य बनाकर अपनी रफ्तार तेज करने के लिए पढ़ना शुरू करेंगे, तो आप इस समस्या से पार पा सकते हैं। एक पार्ट इसमें आ सकता है मिक्स्ड रीडिंग प्रॉब्लम्स। मिक्स्ड रीडिंग प्रॉब्लम्स यानी इन या कोई और समस्याओं में से 2-3 समस्याएं एक साथ होना। आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी दिक्कत है, आपकी स्पीड में भी दिक्कत है, या फिर आपको डिकोडिंग में प्रॉब्लम है। जब आप 2-3 समस्याओं से एक साथ घिरे होते हैं मिक्स रीडिंग प्रॉब्लम, तो आपको अलग अलग सबसे पहले तो अपनी समस्याओं को समझना पड़ेगा कि आपको स्पीड की समस्या है, या फिर आपको डिकोडिंग प्रॉब्लम है, या फिर पुअर कॉम्प्रिहेंशन की प्रॉब्लम है। जब आप अपनी समस्या को समझ जाएंगे तो उस तक पहुंचना उतना मुश्किल नहीं रहता है। फिर आपको एक एक समस्या का अलग अलग निदान करना पड़ेगा। शॉर्टकट्स इस तरह में नहीं चलते हैं, तो इसमें कोई शॉर्टकट तो नहीं है कि आप एक ही बार में कुछ पढ़ लें और आपका सारा कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाए। तो आपको अलग अलग समस्या को पहचानना होगा और उसके बाद उन सभी समस्याओं पे एक एक करके काम करना होगा, और संभवतः उससे जल्दी ही आपको रिजल्ट्स में सॉल्यूशन भी हो जाएगा। तो आमतौर पर रीडिंग प्रॉब्लम में ये सारी प्रॉब्लम्स हाईलाइट होती हैं। तो रीडिंग से संबंधित होपफुली आपको सारे कंफ्यूजन्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कुछ कंफ्यूजन आपके पास बाकी है, आपको लगता है अभी भी रीडिंग में हमने कुछ मिस कर दिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कम्युनिकेशन की नेक्स्ट क्लास में हम लिसनिंग या बाकी चैप्टर्स को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखिए।